नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब न्यूज और इस वीडियो में आपके लिए दिसंबर के सेकंड वीक में जो करंट अफेयर बना है उसको यहां पर हम डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। साथ साथ यहां पर जो उससे रिलेटेड स्टैटिक जीके है उसको भी हम कवर करेंगे। तो जितने भी टॉपिक आपके पिछले वीक में कवर हुए हैं उन सभी को यहां पर हम रिवीजन के माध्यम से कवर करते हुए चलने वाले हैं। चलिए, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारी मेंबरशिप को जरूर चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, उसे जरूर चेक कीजिएगा। उसमें आपको वीकली मॉक टेस्ट और एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज मिलती है और हमारी जो प्रिंटेड बुक है उसमें डिस्काउंट भी आपको स्पेशल मिलेगा और साथ साथ फ्री शिपिंग की उसमें सुविधा आपको मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केंद्र और राज्यों के जो फैसले हुए हैं उनसे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, केंद्र सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम संशोधन विधेयक 2022 का ड्राफ्ट जारी किया। इसमें जानवर को मारने के लिए कितने वर्ष की कैद का प्रावधान किया गया है? आंसर होगा इसमें 5 वर्षों की कैद का प्रावधान किया गया है। ध्यान रखिएगा, जो ये पूरा सिस्टम है, इसको ये ड्राफ्ट है, इसको किसने तैयार किया है? तो आंसर यहां पर होगा, इसको तैयार किया है हमारे एक मंत्रालय मत्स्य पशुपालन और डेयरी ने। इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 11 दिसंबर 2022 को कौन करेंगे? आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन 11 दिसंबर को किया जाएगा। इसका नाम है मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे। आपको बता दूं, इसका नाम ना हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर रखा गया है। नाम है बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग। ये 6 लेन का होगा, जिसमें 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां चलेंगी। और मुंबई की ये बात करें ये एक्सप्रेसवे की, तो मुंबई पुणे पहला एक्सप्रेसवे था, ये दूसरा एक्सप्रेसवे है महाराष्ट्र का। अब यहां पर हमने महाराष्ट्र की बात की है, तो महाराष्ट्र को यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र को फॉर्म किया गया था 1 मई 1960 को। इसकी कैपिटल मुंबई है और शीतकालीन कैपिटल नागपुर है। कंफ्यूज होते हैं बहुत सारे लोग कि नागपुर इसकी कैपिटल है या नहीं। आपको याद रखना है इसकी कैपिटल नागपुर भी है, शीतकालीन जो कैपिटल है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं और यहां की जो विधायिका है, मतलब विधान सभा और विधान परिषद, यहां पर दोनों अवेलेबल है। तो विधानसभा में 288 सीट्स और विधान परिषद में 78 सीट यहां पर आती हैं। राज्यसभा में 19 सीटें 19 सीट्स और लोकसभा में 48 सीट आती हैं। यहां की जो भाषा है वो मराठी है। अगर यहां के महाराष्ट्र की बात करें तो यहां के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की बात करें तो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान यहां के राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। मैप पर देखें तो महाराष्ट्र एक कोस्टल लाइन बनाने वाला एक स्टेट है। भारत के टोटल 9 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी कोस्टल लाइन बनाते हैं। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। भारत के कितने राज्य या कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है? तो आपको बता दूं 6 राज्य हैं ऐसे जहां पर विधानसभा और विधान परिषद है। महाराष्ट्र भी उनमें से एक है। अगर सबकी डिटेल बताऊं तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ये 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, किस जगह आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल के 23वें संस्करण का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है? तो जगदीप धनखड़ जी हमारे उपराष्ट्रपति हैं। मैं आपको बता दूं ये 14th नंबर के उपराष्ट्रपति हैं और ये जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसका उद्घाटन नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में किया गया। ध्यान रखिएगा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। नागालैंड की कैपिटल है
कोहिमा, याद रखिएगा पूछा जा सकता है। अब नागालैंड की अगर बात करें तो सीएम नेफ्यू रियो है, राज्यपाल जगदीश मुखी है। राज्यपाल जगदीश मुखी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नागालैंड का, वैसे तो वो असम के राज्यपाल हैं। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक खेल योजना किस राज्य में लॉन्च हुई? तो एक जिला एक खेल योजना ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिनका नाम योगी आदित्यनाथ है। उन्होंने, आपको पता होगा, एक जिला एक प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद जो योजना थी उसके सफल होने के बाद इसको लॉन्च किया है, जिससे कि जो खेल है उनमें रीजनल खिलाड़ियों को प्रमोट किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके और उनको जो उत्तर प्रदेश का नाम है वो देश और विदेश में वो फैला सके। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी का भी अनाउंसमेंट किया है। खेल यूनिवर्सिटी हस्तिनापुर में बनाने की घोषणा इनके द्वारा की गई है। ध्यान रखिएगा, सरकार जो है इसमें अलग अलग काम करने वाली है। अगर आपको बता दूं तो गांव लेवल पर वो खेल के मैदान बनाएगी, ब्लॉक लेवल पर छोटे स्टेडियम्स बनाएगी। अगर बात करें सेंट्रल लेवल पर तो वहां पर एक पूरे जिले में और पूरा एक खेल का सेंटर डेवलप करेगी। तो इस तरीके के कुछ काम करने वाली है उत्तर प्रदेश सरकार, जिससे कि खेलों को प्रोत्साहन मिलेगा। यहां पर आप देख सकते हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है जिनमें उन खेलों को चिन्हित किया गया है। जैसे कि यहां पर देखें तो बुलंदशहर और कुशीनगर को बॉक्सिंग के लिए चुना गया है। इसी प्रकार से पूरी ये लिस्ट है, आप यहां पर चेक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, ध्यान रखिएगा, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच सीमा विवाद हिंसक हो गया और दोनों राज्यों ने बस सेवा निलंबित कर दी? तो दोनों राज्यों ने बस की सेवाओं को रोक दिया है, क्योंकि वहां पर जो दोनों राज्य चाहते हैं कुछ पार्ट इधर आ जाए, कुछ पार्ट उधर चला जाए। दोनों राज्य मतलब अपना नहीं देना चाहते, दूसरे का लेना चाहते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ है, और ये महाराष्ट्र ने कर्नाटका के साथ ऐसा किया है, क्योंकि कर्नाटका के साथ इनका विवाद सीमा विवाद चल रहा है। और इसमें जो तूल है, वहां के जो राजनेता हैं, जो इस समय पर वहां पर बड़े बड़े मंत्री हैं, उनके द्वारा जो अलग अलग टिप्पणियां की गई इसके ऊपर, उसकी वजह से ये जो आंदोलन है ये उग्र हो गया। आप यहां पर देख सकते हैं, ये एकनाथ शिंदे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, और यहां पर ये आंदोलन की तस्वीर आप देख पाएंगे। बेलगावी जो जगह है उसके लिए ज्यादा यहां पर विवाद चल रहा है। अब कर्नाटक, हमने महाराष्ट्र की तो बात कर ही ली, कर्नाटक की बात कर लें तो कैपिटल इसकी बेंगलुरु है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है, और यहां के मुख्यमंत्री बसवराज एस बोम्मई साहब हैं। याद रखिएगा, अब यहां पर आप कर्नाटका को अगर देखें तो यह भी एक कोस्टल लाइन बनाता है। इंटरनल बाउंड्री बात की जाए तो गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ और केरला के साथ इसकी लगती है। आगे बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चंस आएंगे आपके नियुक्ति से रिलेटेड, जो भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उनकी यहां पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर यहां पर होगा, यह नियुक्त किया गया है हंसराज गंगाराम अहिर को। किसको? हंसराज गंगाराम अहिर को, जिनको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में चेयरमैन अपॉइंट किया गया। हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये है हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की बात करें तो इसको फॉर्म किया गया था 1993 में, 1993 में। अब ये क्वेश्चन है आयोग से रिलेटेड, तो जो भी हमारे भारत देश के बड़े बड़े आयोग हैं उनमें कौन चेयरमैन है उनकी यहां पर चर्चा कर लेते हैं। ये पूरा लिखा हुआ है, जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है, इसकी फुल फॉर्म। मनोज सोनी जी इस समय पर इनके हेड हैं। और एसएससी की बात करें, बहुत सारे लोग एग्जाम आप देते होंगे, तो उनके एस किशोर साहब इस समय पर हेड हैं। चुनाव आयोग की बात करें तो राजीव कुमार है, और चुनाव अभी 2 स्टेट्स में हुआ है, आपको पता होगा। और भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करें तो अरुण कुमार मिश्रा जी इनके हेड हैं।
अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो इकबाल सिंह लालपुरा जी इनके हेड हैं, और खादी और ग्राम उद्योग आयोग इसके हेड मनोज कुमार हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टीवी मुक्त भारत कैंपेन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो टीवी मुक्त जो कैंपेन है नेशनल लेवल का, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसको? आंसर होगा दीपा मलिक को। ये पैरालंपियन रही है, और ध्यान रखिएगा ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहती हैं, क्योंकि इनके बारे में याद रखिएगा ये पद्मश्री विजेता है, मतलब पद्मश्री से सम्मानित है। इनको खेल रत्न अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, और साथ साथ ये पैरालंपिक में पहली महिला बनी थी जो कि भारत के लिए पदक दिलवाकर लाई थी। ये पैरालंपिक कमेटी में वहां की अध्यक्ष भी हैं, पैरालंपिक कमेटी की ये अध्यक्ष है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अब यहां से आर्थिक से रिलेटेड जो हमारी इकोनॉमी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आरबीआई ने दिसंबर 2022 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 6.25% मतलब 6.25% कर दिया है? पहले ये था कितना? अब आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे, 5.90% था। समझ जाइए कितना बढ़ गया, 35 बेसिक पॉइंट्स की यहां पर बढ़ोतरी हुई है। तो यहां पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जो हमारे आरबीआई के गवर्नर है ना 25वें नंबर के 25 नंबर के शक्तिकांत दास जी, उनके द्वारा इस इंक्रीमेंट को किया गया। और अब जो मतलब उनका मेन कारण यह है कि महंगाई को काबू किया जा सके। कोरोना के बाद बहुत ज्यादा लोन बांटे गए, अब उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि लोगों के पास पैसा कम हो, और कम होगा तो उसके बाद वो खर्च कम करेंगे, और खर्च कम करेंगे तो महंगाई में थोड़ा काबू आएगा। यहां पर अलग अलग मतलब जो ब्याज दर है यहां पर दिखाई गई है। जैसे रिवर्स रेपो रेट है वो 3.35% है, ध्यान रखिएगा। यहां पर आरबीआई की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आरबीआई का गठन हुआ था 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में। इसका स्टार्टिंग में 1935 में मुख्यालय था कोलकाता, बाद में 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई कर दिया गया। ध्यान रखिएगा इसके जो पहले गवर्नर थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख साहब, और इस समय पर शक्तिकांत दास हैं। अगर आप हमारे मेंबरशिप को चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसे जरूर चेक कीजिएगा। आपको बहुत सारी सुविधाएं हमारे द्वारा उसमें दी जा रही हैं। आगे बात करें, अब यहां पे सैन्य अभ्यास से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर सैन्य अभ्यास से रिलेटेड कि एलएसी के पास भारत और यूएसए के बीच किस राज्य में मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? तो युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। उसके बाद भारत और यूएसए के बीच में जो एक्सरसाइज हुई वो कहां पर हुई? तो उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। 15 नवंबर से 2 दिसंबर तक ये टोटल चली थी। उत्तराखंड में भी बात करें तो औली एक जगह है, वहां पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। अब यहां पर हम बात कर लें उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड के बारे में यहां पूरी डिटेल है, तो उत्तराखंड के बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड जो कि जिसकी राजधानी है देहरादून और गैरसैंण। देहरादून विंटर की राजधानी है और गैरसैंण समर की राजधानी है, 2 कैपिटल है इसकी। इसकी राजभाषा हिंदी और संस्कृत है। गठन इसका 9 नवंबर 2000 को हुआ था उत्तर प्रदेश से अलग करके। राज्यपाल गुरमीत सिंह है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। विधानमंडल इनका एक सदनी है जिसकी विधानसभा में 71 सीट्स हैं, और राज्यसभा में 3 सीट, लोकसभा में 5 सीट यहां पर आती हैं। उत्तराखंड के हाईकोर्ट को उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहते हैं, जिसको जो कि नैनीताल में अवेलेबल था, अब इसको शिफ्ट किया जाएगा हल्द्वानी में। अभी आपने रिसेंटली में पढ़ा भी होगा। ठीक, उत्तराखंड देख पा रहे होंगे। तो 2 देशों के साथ ये बाउंड्री टच करता है, चाइना और नेपाल। इंटरनल बाउंड्री की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के साथ इसकी टच होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने
किस देश की आर्मी के साथ सैन्य अभ्यास अग्नि वॉरियर किया है? तो भारतीय सेना ने अग्नि वॉरियर सिंगापुर के साथ किया है। किसके साथ? सिंगापुर के साथ। तो आपको पता होना चाहिए अग्नि वॉरियर भारत की जो सेना है और सिंगापुर की जो सेना है ये मिलकर करती हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। महाराष्ट्र के देवलाली में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडियन आर्मी की बात करें तो जनरल मनोज पांडे जी इनके आर्मी चीफ हैं। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच संगम युद्ध अभ्यास दिसंबर 2022 में आयोजित हुआ है? तो भारत और किस देश? तो यहां पर यूएसए आंसर होगा। भारत और यूएसए के बीच संगम नाम का युद्ध अभ्यास ऑर्गेनाइज हुआ है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है संगम हुआ कहां है? तो आंसर होगा संगम को गोवा में आयोजित कराया गया। और भारत की जो नेवी में मार्को है, भारतीय नौसेना में मार्को ने पार्टिसिपेट किया और अमेरिका की जो नेवी है उसमें शील ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। गोवा में आयोजित हुआ, मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखिएगा। और अब आगे बात करेंगे किसकी? तो अगले क्वेश्चन है इवेंट से रिलेटेड। तो इवेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, भारत ने G20 की अध्यक्षता संभालने के बाद पहली बार शेरपा मीटिंग किस शहर में आयोजित की? तो भारत इस बार मतलब 1 दिसंबर से लेकर नेक्स्ट ईयर तक भारत G20 की अध्यक्षता संभालेगा। मतलब जितनी भी बैठक होंगी सब भारत में होंगी। और भारत ने पहली जो मीटिंग की है वो शेरपाओं की मीटिंग की है। तो शेरपा की मीटिंग उन्होंने उदयपुर राजस्थान में आयोजित कराई गई। इसकी अध्यक्षता भारत के जो शेरपा हैं उनके द्वारा की गई, जिनका नाम अमिताभ कांत है। ध्यान रखिएगा। और जो बैठक है 4 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक चली थी। अब यहां पर याद रखिएगा, जो ये G20 की मीटिंग है ये भारत इस बार ऑर्गेनाइज करा रहा है। तो भारत अपने द्वारा अतिथियों को बुला सकता है, मतलब अतिथि देशों को बुला सकता है, जो इसके मेंबर नहीं है उनको बुला सकता है। तो भारत ने 9 देशों को यहां पर आमंत्रित किया है। भारत की बात करें, भारत ने इसकी जो थीम रखी है वो वसुधैव कुटुंबम रखी है। यहां पर आप देख सकते हैं, 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका मतलब है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC, आपको पता होगा यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल है। इसमें भारत को वर्ष 2021-22 के कार्यकाल, भारत का जो कार्यकाल है 21 और 22 तक रहा, मतलब 2021 से 2022 तक। अब ये कार्यकाल मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको बता दूं, UNSC में 15 मेंबर होते हैं। 15 मेंबर्स में 5 मेंबर होते हैं परमानेंट और 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट। भारत परमानेंट में नहीं है, भारत नॉन परमानेंट में चुना गया है। भारत टोटल आपको बता दूं 8 बार नॉन परमानेंट में चुना गया है, 8वीं बार ये जो कार्यकाल है वो चल रहा है। तो भारत को 2021-2022 में 22 के जो कार्यकाल है उसके समय पर दोबारा से इनको अध्यक्षता मिली है। एक बार भारत अध्यक्षता कर चुका है और दोबारा 1 महीने के लिए अध्यक्षता मिली है। तो आंसर होगा ये दिसंबर 2022 के लिए अध्यक्षता भारत को मिली है। ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की यहां पर चर्चा हो रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब यूनाइटेड नेशन में जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो रुचिरा कंबोज जी हैं। और भारत को 1 दिसंबर 2022 को इसकी अध्यक्षता मिली पूरे मंथ के लिए। भारत 14 और 15 दिसंबर को इसकी बैठक आयोजित करेगा। साथ साथ और भी कुछ बैठकें इसकी होंगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो ये दुनिया भर में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको ये प्रोत्साहित करता है। इसको फॉर्म किया गया था 1945 में, ध्यान रखिएगा, और न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। इसके टोटल सदस्य मैंने आपको बता दिया, 5 हैं स्थायी और 10 हैं अस्थायी। 5 स्थायी कौन कौन से वो आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए USA, रूस, फ्रांस, चीन और यूके, ये 5 देश ऐसे हैं जो कि इसके स्थायी सदस्य हैं। और अस्थायी सदस्य 10 हैं, जो कि जिनका 2 साल का कार्यकाल होता है, उनको चुना जाता है 2 साल के लिए। तो भारत भी अस्थायी में इस समय पर आता है, ध्यान रखिएगा। अब ये सारी इंफॉर्मेशन यहां पर लिखी हुई है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। भारत को 8वीं बार ये अध्यक्षता 2021 में मिली और ये आप 8 बार देख सकते हैं, लिख रखा है मैंने यहां पर। आगे बात करें।
अब यहां पे इससे आगे खेल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो खेल से रिलेटेड में पहला क्वेश्चन है डेविस कप से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा डेविस कप 2022 में किस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहली बार खिताब को जीता है। तो डेविस कप को पहली बार जीतने वाला कौन है, तो आंसर होगा कनाडा ने यहां पर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया और यहां पर डेविस कप को पहली बार जीत लिया। ध्यान रखिएगा, कनाडा पहली बार जीता है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे 2019 में भी ये जीत सकता था, लेकिन 2019 में स्पेन के माध्यम से हार गया और हारने के बाद वहां से इनका वो खत्म। और पहली बार यहां पर ये कनाडा जीता है, ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि डेविस कप पहली बार कौन जीता, तो आपको पता होना चाहिए। डेविस कप की बात करें तो डेविस कप की स्थापना 1900 में हुई थी। इसके सबसे जो सक्सेसफुल टीम है वो यूएसए है। और भारत की बात करें तो भारत 1900 से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, भारत 1921 से पार्टिसिपेट कर रहा है। ध्यान रखिएगा, भारत अभी तक डेविस कप नहीं जीता है। इसको याद रखिएगा, टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। आगे बात करें तो अब अगला क्वेश्चन आपके लिए आएगा विजय हजारे ट्रॉफी से। ये वही ट्रॉफी है जिसमें एक प्लेयर ने 7 छक्के मारे थे और वो दुनिया के पहले प्लेयर बन गए थे। याद है आपको, ये वही ट्रॉफी है, उसी का फाइनल की बात कर रहे हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के फाइनल के मुकाबले में किस टीम ने महाराष्ट्र को हराकर ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया, तो आंसर यहां पर होगा सौराष्ट्र के द्वारा महाराष्ट्र को यहां पर हरा दिया गया और सौराष्ट्र ने इसको दूसरी बार अपने नाम किया है। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी किसके द्वारा जीती गई, तो सौराष्ट्र यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। सौराष्ट्र की बात करें, जो इनके कैप्टन है जयदेव उनाडकट इनका नाम है, और महाराष्ट्र के कैप्टन कौन है, तो ऋतुराज गायकवाड़। नाम याद आ रहा होगा, ऋतुराज गायकवाड़ वही पर्सन है जिन्होंने 7 छक्के मारे थे। ठीक, विजय हजारे ट्रॉफी की बात कर लें तो विजय हजारे ट्रॉफी को 2002 से स्टार्ट किया गया था, 2002 से और 03 से स्टार्ट किया गया था और अब ये इसका संस्करण चल रहा है, आप देख पाएंगे। और इसको सबसे ज्यादा बार जीता है तमिलनाडु ने। किसने, तमिलनाडु ने सबसे ज्यादा बार इसको जीता है। ठीक, और आगे बात करें तो 7 छक्के लगाने वाले मैंने आपको बात बता दी, उनका नाम याद रखिएगा, वो आपसे जरूर पूछा जाएगा। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में 49 किलोग्राम कैटेगरी में खेलते हुए मीराबाई चानू ने कौन सा मेडल जीता है। तो मीराबाई चानू के नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि वो कहां से बिलोंग करती हैं, तो वो भारत के मणिपुर से बिलोंग करती हैं, ये याद रखिएगा। और उन्होंने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप जिसको कोलंबिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, वहां पर इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया है। ध्यान रखिएगा, मीराबाई चानू वही वेटलिफ्टर है जो कि भारत को ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिला चुकी हैं। भारत को हमारा कॉमनवेल्थ गेम हुआ है अभी 2022 में यूके में बर्मिंघम में, वहां पर भारत को गोल्ड मेडल दिला चुकी हैं। तो दोनों चीज याद रखिएगा, ये वही पर्सन है और ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। इनका स्टेट भी आपसे पूछा जा सकता है। टोटल बात करें तो इन्होंने इस सिल्वर मेडल को जीतने के लिए 200 किलोग्राम का भार उठाया था। चोटिल थी, नहीं तो गोल्ड भी जीत जाती। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख रखे हैं जो गोल्ड जीते हैं, इन्हीं की प्रतियोगिता में जो गोल्ड जीते हैं वो भी चाइना की हैं, जियांग हुई हुआ। इन्होंने 206 किलोग्राम का टोटल वेट उठाया। और भारत की जो सिल्वर मेडल प्राप्त करता है मीराबाई चानू जी, इन्होंने 200 किलोग्राम का टोटल भार उठाया। और ब्रॉन्ज जीतने वाली भी चीन की हैं जिनका नाम होई जियुआ है, इन्होंने 198 किलोग्राम का टोटल भार उठाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग की बात करें तो वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ, कोलंबिया में। पहले चीन में होना था, चीन में कोरोना वायरस जिसकी वजह से कोलंबिया में इसको ट्रांसफर किया गया। 5 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब यहां से हम अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन NIF न्यू इंडिया फाउंडेशन पुरस्कार, जो बुक पुरस्कार 2022 किस आंदोलन पर आधारित किताब को मिला है। तो यह है कौन सा, चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब है,
उसको ये दिया गया है। चिपको जो आंदोलन हुआ था, आपको पता है उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, उसकी यहां पर बातें लिखी गई हैं और महिलाओं के नजरिए से लिखी गई हैं, जिसकी वजह से ये अवार्ड अभी मिला। और ये जो बुक है ये शेखर पाठक जी के द्वारा, या आप देख सकते हैं शेखर पाठक जी के द्वारा इसको हिंदी में लिखा गया। अब दिक्कत है, ये जो अवार्ड है ये अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, तो इसको ट्रांसलेट किया गया मनीषा चौधरी जी के द्वारा। किसके द्वारा? मनीषा चौधरी जी के द्वारा। फिर जब ये इंग्लिश में हो गई तो फिर ये जो चट्टोपाध्याय अवार्ड प्राप्त करने के लिए एलिजिबल हो चुकी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, चट्टोपाध्याय प्राइज इस बार का किसको मिला? चिपको मूवमेंट पर आधारित जो बुक है द चिपको मूवमेंट, और शेखर पाठक जी के द्वारा लिखा गया, उनको मिला है। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नामित किया है? तो टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 नामित किया है किसको? जो सबसे ज्यादा 2022 में चर्चाओं में रहे, इनका नाम है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। ये यूनेस्को के प्रेसिडेंट है, ध्यान रखिएगा, और इतने बुरे हालात में भी अपने देश के साथ हैं, जिसकी वजह से इनको सम्मान मिला है। ध्यान रखेंगे, टाइम्स के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है 53वें, आपको पता है 53rd नंबर का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2022 में बेस्ट फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम। आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम को बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो मिला है। ध्यान रखेंगे, ये गोवा में, ये जो पूरा फिल्म फेस्टिवल है इसको गोवा में आयोजित किया गया, और स्पेन की ये फिल्म है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम का ये एक्टर और ये एक्ट्रेस है। अब यहां पर आपको ये जो मैंने लगा रखा है, कौन? नादेर सैवर है, ये बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं, ध्यान रखेंगे। और अगर बात की जाए बेस्ट एक्टर की तो इस फिल्म फेस्टिवल में वाहिद मोबासेरी, इनको चुना गया है बेस्ट एक्टर। और अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो डेनिएला मार्न नवारो को चुना गया है बेस्ट एक्ट्रेस का जो खिताब है वो इनको दिया गया है। ठीक है, अब IFFI की बात करें तो ये 53वें नंबर का था। आपको पता है, मैंने बता दिया, गोवा में आयोजित कराया गया, गोवा की राजधानी पणजी में आयोजित कराया गया। और इसमें ना चिरंजीवी, आपने सुना होगा, चिरंजीवी साउथ के सुपरस्टार हैं जिनको इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। वो नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कार्लोस सौरा का नाम भी याद रखिएगा, जिनको चुना गया है। तो कार्लोस सौरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, और थीम इसकी, इस जो फिल्म फेस्टिवल की थीम है, पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा का विकास। आगे बात करें, अब यहां पे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो एक शहर नहीं है, दो है यहां पर, सिंगापुर और न्यूयॉर्क। मतलब यहां पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंगापुर और न्यूयॉर्क को सबसे महंगा शहर EIU के द्वारा चुना गया, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। यहां पर आप देख सकते हैं सिंगापुर सबसे महंगा शहर और उसके बाद न्यूयॉर्क, ये दोनों को पहली रैंकिंग दी गई है। ये आप देख सकते हैं सिंगापुर है और ये है न्यूयॉर्क। भारत की बात करें तो भारत में जो सबसे मतलब महंगा शहर है वो किसको दिया गया? तो भारत में दिया गया है बेंगलुरु को। वैसे वर्ल्ड की बात करें तो सस्तों में ही आता है, टोटल 174 यहां पर शहरों को चुना गया। भारत के बेंगलुरु को 161 रैंक मिली है, तो समझ सकते हैं काफी दुनिया के लेवल में सस्ता है। ठीक है, EIU की बात करें, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई थी, लंदन इसका मुख्यालय है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान इसमें 48 है। ध्यान रखिएगा, ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में जो हवाई यात्रा होती है उसको कितना सेफ बनाया है किस देश ने, उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी गई। भारत की रैंक सुधरी है, भारत ने 48 रैंक पर आ गया। पहले भारत 2018 में 102 रैंक पर था,
इसीलिए भारत की रैंक यहाँ पर सुधरी मानेंगे और बहुत ड्रास्टिकल चेंज किया है। दुनिया में सबसे अगर सेफेस्ट एविएशन रैंकिंग में देखा जाए तो सबसे ऊपर है कौन? सिंगापुर। सिंगापुर सबसे ऊपर है, यूएई दूसरे पर, साउथ कोरिया तीसरे पर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की कैटेगरी में किस शहर को पहला स्थान मिला है? तो 10 लाख से ज्यादा वाले में लखनऊ को पहला स्थान मिला है। ध्यान रखिएगा, अब यहां पर ना तीन लेवल पर इस रैंकिंग को डिवाइड किया गया। 10 लाख से ज्यादा वाले में लखनऊ पहले पर है और 10 लाख से 3 लाख के बीच में जो पॉपुलेशन है उसमें मुरादाबाद पहले पर है और 3 लाख से कम वाले जो पॉपुलेशन है उसमें देवास पहली रैंकिंग पर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की सिटी है, मुरादाबाद भी उत्तर प्रदेश की सिटी है और देवास की बात करें तो महाराष्ट्र की ये एक माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की एक सिटी है। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो अब यहां पर अब स्टार्ट करेंगे साइंस और जो रिसर्च है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के लगभग 5000 किलोमीटर की क्षमता वाली मिसाइल टेस्ट का ऐलान किया, जिसके बाद किस देश ने अपना जासूसी जहाज हिंद महासागर में भेज दिया? तो आंसर कोई और नहीं, चाइना ही है। चाइना ने ऐसा किया है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो ये 5000 किलोमीटर की जो मिसाइल की टेस्ट करने वाला था, इसके ऐलान के बाद चाइना ने अपना जो जहाज है वो किसमें? हिंद महासागर में भेज दिया था। ध्यान रखेंगे। अब यहां पर चाइना की बात हुई तो चाइना की कैपिटल बीजिंग है और यहां के चीफ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। भारत के टोटल 4 राज्यों और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ ये बाउंड्री टच करता है, मतलब टोटल 5 के साथ ये बाउंड्री को टच करता है। किसके? 5 राज्यों के साथ या 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के साथ बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अब यहां से जो विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, इंटरनेशनल क्वेश्चन होंगे, उनकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इस्लामी कट्टरपंथी समूह द्वारा शासित किस देश ने दिसंबर 2022 में भारत से निवेश करने की गुहार लगाई है? तो आंसर होगा यह है अफगानिस्तान। आपको पता है तालिबान का शासन यहां चल रहा है और जो हमारा एक न्यूज़पेपर्स है द हिंदू, उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि यह भारत से कह रहा है कि हमारे यहां इन्वेस्ट कीजिए, अपनी जो कंपनीज हैं उनको भेजिए। तो अच्छी बात है। अफगानिस्तान तालिबानियों के साथ के द्वारा शासन किया जा रहा है। यहाँ के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अब्दुल गनी बरादर हैं और राजधानी यहाँ की काबुल है। मुद्रा अफगानी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर क्या है? तो ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर है गॉबलिन मोड। ध्यान रखिएगा, गॉबलिन मोड का मतलब है कंफ्यूज्ड पर्सन, मतलब उसको क्लियर नहीं, उसको क्या करना है, बस उसको करना है लेकिन क्लियर नहीं है। तो कंफ्यूज्ड पर्सन गॉबलिन वर्ड का मतलब है। सबसे ज्यादा वोटिंग इसको मिली, इसीलिए ऑक्सफोर्ड ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, गॉबलिन मोड। अब यहां पर एक और है कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर, मतलब कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर होमर को घोषित किया है। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। आगे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम मंडौस किस देश ने रखा? तो बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है मंडौस और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में काफी कम चक्रवात आते हैं। अब इस बार 2 आ चुके हैं। आपने एक और पढ़ा होगा, कौन सा? तो सितरंग पढ़ा था आपने, याद है? तो वो भी आया था लास्ट मंथ में और अब ये एक दूसरा आ गया मंडौस और इसका नाम रखा है यूएई ने और उसका नाम किसने रखा था ना? थाईलैंड ने। ध्यान रखिएगा, सितरंग, याद है? ठीक है, तो ये 2 यहां पर चक्रवात आ चुके हैं। ये जो हमारी ठंड का मौसम है इसमें, इसका नाम संयुक्त अरब अमीरात ने रखा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। तो इसकी राजधानी अबू धाबी है, राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नयान है और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। आगे बात करें, अब यहां पर दिवस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है यहां पर, भारतीय नौसेना दिवस, इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो इंडियन नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। रीजन क्या है आपको बता दूं, भारत 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था और
भारतीय नौसेना ने ऑफिशियली एंट्री मारी थी 4 दिसंबर को, तो उनकी वीरता को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाने लग गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। अब भारतीय नौसेना की बात करें तो इसके इस समय पर जो एडमिरल है वो कौन है, तो आर हरि कुमार जी हैं। ध्यान रखिएगा। अब आपको आपके लिए क्वेश्चन है कि कमेंट बॉक्स में बताइए कौन से नंबर के हैं ये। भारतीय नौसेना को 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सशस्त्र बल दिवस, जिसको नेशनल आर्म फोर्स डे भी हम कहते हैं, इसको कब बनाया जाता है? लेकिन आपको बता दूं, इसको सशस्त्र सेना झंडा दिवस के नाम पर भी हम ऑब्जर्व करते हैं। इसको 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं, 7 दिसंबर को इसको हम मनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।